हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज इस सी लैंग्वेज का 4th क्लास है और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आज हम कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना है। और एक बात मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उनको हमारे वीडियो के नए नए अपडेट मिलते रहे। तो अब चलते हैं सीधे हम प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आज जो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो है एडिशन ऑफ 2 नंबर। हमारा पहला प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, टू ऐड 2 नंबर, या फिर आप कहिए कि टू ऐड एनी 2 नंबर। एनी 2 नंबर, नंबर हमारा किसी भी तरीके का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है। मैंने कल इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग नंबर के बारे में मैंने बताया था। इंटीजर नंबर जो आपका होता है वो कंप्लीट नंबर लाइक 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, और जो आपका फ्लोटिंग नंबर होता है वो आपका डेसिमल में होगा, लाइक 1.2 आ गया, 5.6 आ गया। तो ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, या तो इंटीजर नंबर या फिर फ्लोटिंग नंबर। तो हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब, हमें लॉजिक से मतलब है कि क्या लॉजिक हम यूज करने वाले प्रोग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली। इंक्लूड stdio.h जो हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। जिन्होंने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। conio.h, फिर हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम void main। अब हमें दिया है एनी 2 नंबर, तो सपोज हम इंटीजर नंबर से ले लेते हैं। तो हम यहां पे ये जो हमारा डेटा टाइप होता है ये डिफाइन करता है, इंटीजर हमारा क्या है, डेटा टाइप है। और डेटा टाइप डिफाइन करता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, जो हमारा वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है, जो आइडेंटिफायर हमारा वो किस तरीके का है। तो यहां पे सपोज हमने 2 नंबर हमने लेना है, 2 नंबर हमने ले लिया। एक नंबर हमने ले लिया x और एक नंबर ले लिया y। तो ये x और y तो हमारे नंबर हो गए। अब ये जो डिफाइन हो रहा है, और एक हमने ले लिया कि ऐड करने के बाद जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा उसके लिए हमने मान लिया सम, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या है 0, और यहां पे हमने लगा दिया सेमी कॉलम। इसका मतलब है कि अभी हमें यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में, इंट के बारे में। तो ये जो हमने डिफाइन किया वेरिएबल, इससे ये पता चलता है कि जो वेरिएबल्स हमारे वो किस तरीके के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। जो भी इसमें वेरिएबल होगा वो कैसा होगा, इंटीजर टाइप होगा। तो डेटा टाइप का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो किस टाइप के, उसमें वैल्यू किस टाइप की आने वाली है, किस टाइप की स्टोर होने वाली है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो क्लियर स्क्रीन। हमें x और y की वैल्यू नहीं पता है, कभी कभी आपको प्रोग्राम में मिल जाएगा कि x की वैल्यू आपको कुछ दे देगा कि x की वैल्यू सपोज 4 है, y की वैल्यू 6 है, और इन्हीं 2 नंबर को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट f एंटर एनी 2 नंबर। यहां पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। ये जो हमने कॉलन लगाया, ये आप यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, कॉलन लगा सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने यूज किया स्कैनफ। अब हमारे पास यहाँ पे अगर डेटा हमारा इंटीजर टाइप हो तो यहाँ पे मैं साइड में एक बार लिख दे रहा हूं
कि अगर हमारा डेटा इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे हम मॉडुलस डी यूज करते हैं, अगर डेटा फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग नंबर है तो हम मॉडुलस एफ यूज करते हैं, और अगर कैरेक्टर है, कैर टाइप का डेटा है तो हम मॉडुलस सी यूज करते हैं। तो हमारा इंटीजर टाइप डेटा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मॉडुलस डी, और मॉडुलस डी हमारा हो गया एक्स के लिए, वाई भी हमें चाहिए, तो बिना कॉमा बिना स्पेस के हम वापस एक और मॉडुलस डी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे दो वेरिएबल, तो हमने दो वेरिएबल यहाँ पे लिखा, ये हमारे नंबर हो जाएंगे। फिर अब ये आप बंद करेंगे कॉमा, ये जो हमने लगाया, ये जो हमने लिखा, ये होता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। तो ये हमारे जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई, तो हमने एक्स और वाई यहाँ पे मान लिया, सेमी कॉलम। अब स्कैनफ के बारे में हमने आपको नहीं बताया, तो स्कैनफ हमारा क्या काम करता है कि जो हमारा प्रिंट के अंदर ये जो डेटा लिखा होता है इस लाइन के लिए, इनपुट लाइन के लिए, यहां से हम इनपुट दे रहे हैं, तो ये जो लाइन लिखा होता है एज इट इज यही लाइन हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, एंटर एनी टू नंबर। स्कैनर का काम ये होता है कि जो लिखा होता है एज इट इज वही रीड करता है और वो उसको प्रिंट करता है। अब हमने सिंपली फॉर्मूला लगाना है, सम करना है, तो हमने x प्लस वाई को ऐड करना है, और यहाँ पे अब जो ये ऐड हुआ, यहां से हमने इनपुट दिया, इस लाइन से हमने इनपुट दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो x प्लस वाई, अभी तक सम की वैल्यू क्या है 0। अब x प्लस वाई को जो भी हमने यहाँ पे नंबर दिया वो ऐड होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो किसमें स्टोर होगा, सम में, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड को क्या करता है, असाइन करता है। तो ये जो हमारा आउटपुट है वो सम के अंदर आ गया, तो सम मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू मॉडुलस डी, और जो ये सम तो हमारा है आउटपुट, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। ये सम ने लिख रखा है जो हमारा आउटपुट आएगा वो सम इज इक्वल टू लिखेगा, तो ये हमारा जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये हमारा है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे गेट सी एच और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो गया एक कंप्लीट प्रोग्राम। जब हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा, तो वहां पे आपको जो आउटपुट स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एंटर एनी टू नंबर, तो यहाँ पे आएगा एंटर एनी टू नंबर, जिस फॉर्मेट में लिखा उसी फॉर्मेट। तो अब हमने 2 नंबर एंटर करना, सपोज हमने 1 नंबर एंटर किया, 7 करने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर हम एक नेक्स्ट नंबर हमने दे दिया सपोज 4 के बाद फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, तो हमने x और y की वैल्यू हमने दे दिया, x और y की वैल्यू के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे ये वाला, तो वहां पे लिख के आएगा सम इज इक्वल टू, अब जो x प्लस वाई की जो वैल्यू दिया वो ऐड होने के बाद किसमें जाएगा, सम में, तो वो सम ने यहाँ पे प्रिंट कराया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 + 4 11। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। अब इसमें मैंने सिर्फ 2 नंबर का लिया है, इंटीजर टाइप नंबर है, आप इसमें 3 नंबर 4 नंबर या फिर फ्लोट, आप कितने भी नंबर का इसमें आपको एडिशन पूछा जा सकता है, या फिर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी आपको पूछा जा सकता है। तो आप नंबर कैसा भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। प्रोग्राम में सिर्फ आपको इतना आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी 2 नंबर। तो आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ भी दे सकता है। नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटीजर टाइप लेते हैं या फिर फ्लोटिंग नंबर आप लेते हैं। प्रोग्राम का जो पैटर्न होगा बनाने का वो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। पहले हम प्री प्रोसेसर कमांड लिखेंगे, फिर हम वॉइड में लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है, जितने नंबर को ऐड करना पहले हम उतने वेरिएबल लेंगे। फिर ऐड करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा उसके लिए हमने एक वेरिएबल मान लिया, सेमीकोलन। अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो क्लियर स्क्रीन। फिर प्रिंटफ हम यहाँ से इनपुट देंगे, ये 2 लाइन प्रिंटफ एंटर एनी 2 नंबर स्कैनफ। अगर 2 इनपुट है तो 2 मॉडुलस डी, अगर ये आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता तो यहाँ पे आप यूज करते मॉडुलस एफ। 2 नंबर से यहाँ पे हमने लिखा, फिर फॉर्मूला लगाया और प्रिंट करा दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और किसी भी प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी हमारे पास प्रोग्राम आता है तो हमें उसमें देखना होता है कि कितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं और किस टाइप का डेटा
आने वाला है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सपोज एस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो अब इस अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें P की अगर वैल्यू पता हो जाए, R की वैल्यू पता हो जाए और T की वैल्यू पता हो जाए तो हम इजिली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल हमारे यूज हो रहे हैं। तो 3 तो हमारे ये वेरिएबल हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब ये कैलकुलेट होने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका स्टोर होना चाहिए, हो रहा है S में। तो ये भी हमारा एक वेरिएबल हो गया। तो टोटल हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 1 2 3 4 वेरिएबल में पूरे प्रोग्राम के अंदर चाहिए। तो ये चीज हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो अब हमें 3 की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया वही हमें करना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम इंटीजर यूज करें या फिर हम फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप जो हमें यूज करना है, इंटीजर हम लें या फिर फ्लोट लें। तो अगर आप दोनों आप ले सकते हैं। अगर आप इंटीजर लेते हैं तो जो आप पी आर टी की जो भी वैल्यू आप देंगे, अगर आप इंटीजर टाइप देना चाहते हैं तो आप इंटीजर टाइप में आप ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो डेसिमल में भी आ सकता है। तो जो आपका एस जो डिफाइन होगा वो होगा फ्लोट के अंदर। तो इससे 2 डेटा टाइप आप ले सकते हैं, लेकिन इससे बेटर कि आप एक सिंगल डेटा टाइप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सीधे फ्लोट के अंदर सभी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लोट के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली प्रोग्राम बनाना है हमें, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। अब मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा void main। हम फ्लोट के अंदर यहाँ पे डेटा डिफाइन करेंगे। फ्लोट के अंदर हमने डेटा डिफाइन करना है। एक तो हमारा P था, हमने P ले लिया, फिर R ले लिया, फिर T, फिर हमारा जिसमें आंसर कैलकुलेट होके जो हमारा वैल्यू आता है, इनिशियल वैल्यू हम दे दिया 0 की। अभी S की जो इनिशियल यानी कि ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो S की जो इनिशियल वैल्यू क्या है 0 अभी। और PRT का प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। अब हमने यहाँ पे अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो क्लियर स्क्रीन। अब हमें यूज करना है प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ PRT। एंटर द वैल्यू ऑफ PRT। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने बताया था कि जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो हमारे होते हैं केस सेंसिटिव, मीन C++, सारे लैंग्वेज नहीं, कुछ लैंग्वेज जो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, या ये कह लीजिए कि लगभग सारे लैंग्वेज हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने स्मॉल लेटर में अगर हमें डिफाइन किया तो हर जगह हम स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्मॉल लेटर और हम यूज कर रहे हैं कैपिटल लेटर तो हमें तुरंत प्रोग्राम में एरर दे देगा। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे वहां पे दे देगा अनडिफाइंड सिंबल। तो ध्यान रखें इस चीज कि अगर हमने स्मॉल में अगर डिफाइन किया तो हमें हर जगह स्मॉल में ही लिखना है। तो हमने यहां से इनपुट दिया स्कैनर। देखिए यहाँ पे हम 3 इनपुट दे रहे हैं। जो सम का प्रोग्राम था वहां पे हमने 2 इनपुट दिया तो हमने 2 बार मॉडुलस डी यूज किया था। यहाँ पे हम 3 इनपुट दे रहे हैं। और फ्लोट के लिए मैंने बताया कि आपको मॉडुलस एफ यूज करना है। तो यहाँ पे फ्लोट में हम डिफाइन कर रहे हैं तो 3 इनपुट है तो मॉडुलस एफ और मॉडुलस एफ एंड पी एंड आर टी। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स बंद करने के बाद फिर इनके बीच में कॉमा होगा और ये हमारा होता है एड्रेस ऑपरेटर। ये हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमें 3 वैल्यू चाहिए थी, 3 वैल्यू हमने यहाँ से इनपुट दे दिया 3 वैल्यू को। हमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T
इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर लें, डिवाइड बाय 100। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप अपने एग्जाम की कॉपी पे लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा गलत। अगर आप कॉपी पे भी लिखते हैं तब भी, क्योंकि कंप्यूटर में कभी भी इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता। जब भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो स्टार बन के आता है, और डिवाइड कभी इस तरीके का नहीं आता है, डिवाइड हमेशा इस तरीके से होता है। तो आपको कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या जिस पे भी आप प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे तो इस तरीके का आएगा ही आएगा, लेकिन कॉपी पे भी आपको इसी तरीके से लिखना है, सेमीकोलन। अब यहां से हमने PRT की वैल्यू दिया, यहाँ पे PRT की वैल्यू आई, ये कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो स्टोर होगा किसके अंदर, S के अंदर, और S हमारा हो गया आउटपुट। अब S को हम प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट F सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मॉडुलस F। जो आंसर हो किसके अंदर है, S के अंदर है। फिर यहाँ पे गेट ch के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखते हैं ताकि आप आंसर उसको चेक कर सके। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब जब आप इसको रन कराएंगे, सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल में आपको दिखाएगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो आपको दिखा देगा कि किस लाइन में क्या एरर है, वो आप करेक्ट कर लेंगे। अगर एरर नहीं है, एरर अगर 0 आता है तो आप रन कराएंगे। रन कराने के बाद आपको एज इट इज ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा आउटपुट में। हम यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, वहां पे आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ PRT। जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखेंगे उसी फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पे शो करेगा। तो एंटर द वैल्यू ऑफ PRT। अब जैसे हमने प्रिंसिपल दे दिया, हमने यहाँ पे कुछ भी 5 दे दिया, रेट हमने दे दिया 2000, टाइम दे दिया 3 ईयर का। मीन्स आप वैल्यू कुछ भी देंगे तो इस तरीके से लिखना, 5 दिया, फिर आप एंटर करेंगे, फिर हमने दे दिया 2000, फिर हमने एंटर किया, फिर हमने टाइम दे दिया 3। इसके बाद जैसे ही आप ये एंटर, पहला वैल्यू दिया एंटर किया, सेकंड वैल्यू आपने पुट किया एंटर किया, थर्ड वैल्यू आपने पुट किया, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो तुरंत यहाँ पे लिख के आएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो आपका ये आंसर होगा। ये चीज लिख के आएगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिख रखा। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप ये इतना लाइन सिर्फ आप लिख सकते हैं, ये इतना आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो वहां पे ये चीज आपको लिख के नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो वहां पे देखने में भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, और आपको खुद से भी अच्छा लगेगा कि ये चीज लिख के आ रहा है और हमें पता भी चलेगा कि हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस में लाएं, इस चीज को लिखें, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को करेंगे। तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल यूज होने वाले वो हमें पता होना चाहिए। जो वेरिएबल आप ले रहे हैं या जिस तरीके का फॉर्मूला, उसमें आपको नंबर, फ्लोटिंग नंबर मिलने वाले हैं या फिर इंटीजर नंबर मिलने वाले हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। बाकी हमने इनपुट दिया, ये इनपुट देने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, वैल्यू कैलकुलेट हुआ, एस के अंदर हमारा आउटपुट आ गया और एस को हमने कर दिया प्रिंट। तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। और ये जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रोग्राम है और बहुत ही बेसिक है। और चलते हैं थर्ड प्रोग्राम की तरफ। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड circumference ऑफ सर्कल। यानी कि आपको अब एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है एरिया और सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर।
ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब अगर हमें एरिया को अगर लिखना हो तो अब पाई तो हमारा इस तरीके से नहीं आता है, तो हम पाई जो हम कॉपी में लिखेंगे अपने एग्जाम की कॉपी में या फिर सिस्टम पे जहां पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लिखेंगे पाई मल्टीप्लाई आर, फिर से मल्टीप्लाई आर, यानी कि इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। तो हम एक्सपेंड करके उसको लिखेंगे, और पाई की वैल्यू हमें पता होती है कि 3.14 होता है, तो हम जब डिफाइन करेंगे वेरिएबल तभी हम वहां पे पुट कर देंगे पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अब प्रोग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। इंक्लूड stdio.h include conio.h void main। अब हमने यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करना, तो डेटा टाइप में आप देखिए कि अगर पाई की वैल्यू हमारी 3.14 होता है, अगर पाई की वैल्यू हमारी 3.14 होता है, ये ऑलरेडी पॉइंट में है, तो हम कहीं ना कहीं हमारा आंसर कंप्लीट नंबर भी आ सकता है और पॉइंट में भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज है। तो हमें उसी हिसाब से हमें सेलेक्ट करना। तो हम अगर हम फ्लोट ले लें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। आप दोनों ले सकते हैं। अगर आपको आर डिफाइन करना है तो आर आप इंटीजर टाइप ले सकते हैं, फिर आप फ्लोट में आप डिफाइन कर सकते हैं पाई को, एरिया को और सरकमफ्रेंस को। लेकिन अलग अलग करने से आपके कंफ्यूजन आपको और हो जाएगा, तो इससे बेटर कि आप एक ही डेटा टाइप के अंदर सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर लें। तो हमने फ्लोट के अंदर डिफाइन कर लिया। फ्लोट के अंदर हमने क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमने पाई ले लिया। पाई, अब देखिए पाई पी मेरा कैप्स में है, इसी तरीके से पाई इज इक्वल टू 3.14 वैल्यू दे दिया क्योंकि हमें पता है। अब हमें ये चीज कैलकुलेट, एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ आर की वैल्यू। तो हमने आर डिफाइन कर दिया, फिर हमारे यहाँ पे आ गया एरिया, फिर आ गया सरकमफ्रेंस को हमने डिफाइन कर दिया CIR से। सरकमफ्रेंस CIR ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें और कुछ चाहिए नहीं क्योंकि पाई की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई, और आर की वैल्यू में चाहिए, पाई की चाहिए। एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने सरकमफ्रेंस को CIR दिया, जिसमें से C हमारा किसमें है, कैप्स में है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कैप्स में लेना है फिर स्मॉल में लेना है। हमने सिंपली प्रिंटफ एंटर द रेडियस, क्योंकि आर मेरा क्या है, रेडियस है, तो एंटर रेडियस स्कैन है। अब फ्लोटिंग टाइप में डिफाइन है रेडियस। रेडियस हमने क्या मान रखा है, आर। तो आर मेरा किसमें, फ्लोट के अंदर, तो मॉडुलस एफ लेंगे। यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे हो गया आर, क्योंकि रेडियस हमने क्या मान रखा है, आर। हमने सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगाना, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर। ये हो गया हमारा, तो पाई आर इंटू आर हो गया, मेरा फॉर्मूला लग गया। अब यहां से हमने आर की वैल्यू हमने दे दिया, यहां पे आर की वैल्यू पुट होगी, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ। यहां पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मॉडुलस एफ। यहाँ पे जो आंसर आया था वो हमारा एरिया के अंदर स्टोर था, एरिया हो गया। हमें सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लेंगे CIR इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर सेमीकोलन। अब आर की वैल्यू यहां से पता चल गई थी, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमारा सरकमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू मॉडुलस एफ, और ये आ जाएगा CIR के अंदर वैल्यू स्टोर है, गेट CH और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए कितने आसानी से आपको बन के आ रहा है। सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में किसकी वैल्यू हमें मिल जाए कि हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा कि आर की वैल्यू अगर मिल जाए तो हमारा एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा, सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 3.14 होता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर दिया 3.14। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे एंटर दिया, एंटर द रेडियस।
यहाँ से हमने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एरिया का, आर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया था, इनपुट दे दिया था, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया को हमने प्रिंट करा दिया, फिर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया और सरकमफ्रेंस को हमने प्रिंट करा दिया। अब ये जो मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ कि ये हम लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं, तो आप चाहे ये लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। आप अगर हम सिर्फ एरिया को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ मॉडुलस एफ और एरिया। आप इतना बड़ा लाइन लिखने के बजाय आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इतना पार्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वही चीज होगा कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर देगा, वहां पे कुछ लिख के नहीं देगा कि एरिया आपने कैलकुलेट किया या फिर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया। तो ये चीज आप प्रैक्टिस में लाएं, बार बार मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ। लास्ट प्रोग्राम के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान से देखना लास्ट प्रोग्राम। चलते हैं अब लास्ट प्रोग्राम की तरफ। स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है यानी कि फोर्थ जो प्रोग्राम है इस क्लास का, वो है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वैपिंग टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल और स्वैपिंग टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये दोनों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अब यहां पे दिया है कि स्वैप टू नंबर, स्वैप टू नंबर। सबसे पहले हम जानते हैं स्वैप का, तो स्वैप मीन्स होता है इंटरचेंज करना, उसके प्लेस को बदलना। लाइक अगर अभी हमारा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो हम स्वैप करने के बाद ए की वैल्यू 2 हो जाए, बी की वैल्यू 1 हो जाए, ये हमें करना है, इंटरचेंज करना है। लाइक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, हमने स्वैप किया, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, स्वैप किया कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई और बी की वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो हमें यही चीज एग्जैक्ट यही चीज हमें प्रोग्राम के थ्रू बनाना है, लेकिन वहां पे हमें यूज करना है थर्ड वेरिएबल का। तो अब अगर टू नंबर की बात करें तो टू नंबर सपोज हमने एक नंबर ए मान लिया, एक नंबर बी मान लिया। अब हम वेरिएबल्स कैसे पता करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं। तो हमने एक नंबर ए मान लिया, एक नंबर बी, यानी कि हमें एक चीज तो पता चल गया कि 2 वेरिएबल तो हमारे यूज होने वाले हैं इसके थ्रू। अब यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हमने एक थर्ड वेरिएबल, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल मान लिया, सपोज हमने मान लिया टी। तो अब यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, यानी कि 3 वेरिएबल हमारे इस प्रोग्राम के अंदर टोटल यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पे आता है बात डेटा टाइप का कि हम कैसा डेटा टाइप लेंगे। तो अब जैसा नंबर आप लेंगे, अगर आप फ्लोटिंग नंबर लेते हैं तो फ्लोट डेटा टाइप यूज होगा, अगर आप इंटीजर टाइप नंबर लेते हैं तो इंट डेटा टाइप यूज होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा नंबर लेके स्वैप करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो चलते हैं सीधे प्रोग्राम की तरफ। include studio.h, include conio.h, हमारा मेन फंक्शन void main। कभी मेन फंक्शन के बाद कभी हमारा सेमी कॉलम नहीं आता है। अब हमने इंटीजर टाइप डेटा ले लिया, इंटीजर हमने सपोज एक नंबर ले लिया ए, एक नंबर ले लिया बी, हमें ये हमारे हो गए 2 नंबर। हमें यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूज करना है, तो थर्ड वेरिएबल में एक टेम्परेरी वेरिएबल, सपोज उसको हमने मान लिया टी, ये हमने भी मान लिया। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए और इसके थ्रू हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो प्रिंट एफ एंटर नंबर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर नंबर ऑफ, एंटर एनी नंबर या एंटर एनी 2 नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्कैनएफ हमारा आ गया। अब इंटीजर टाइप डेटा यूज करें तो मॉडुलस डी यूज करेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 टाइम हम यूज करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब मॉडुलस ए हो गया और ये हो गया मॉडुलस बी, सॉरी एंड ए एंड बी, एड्रेस ऑपरेटर ए एंड एड्रेस ऑपरेटर बी। अब हमें इसके बाद यहां से तो हमने इनपुट दे दिया ए और बी को। अब हमें करना, अब सपोज हमने इनपुट दिया ए इज इक्वल टू दिया 4 और बी इज इक्वल टू दिया 5, ये तो हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अब हमें स्वैप करना, अब हमें एक ऐसा लॉजिक लगाना है
कि स्वैप करने के बाद ए की वैल्यू 5 हो जाए और बी की वैल्यू हो जाए 4। हमें ये चीज लाना है थर्ड में। तो हमें सिर्फ लेट करना है। सपोज हमने टी इज इक्वल टू, हमने मान लिया लेट टी इज इक्वल टू हो गया ए, टी इज इक्वल टू हो गया ए। अब हमने टी इज इक्वल टू हो गया ए, अब हम मान लेंगे ए इज इक्वल टू बी, और अब ये होगा टी इज इक्वल टू ए एक बार मैंने मान लिया, ए इज इक्वल टू बी हमने एक बार मान लिया। अब अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, ये तो इससे पता चल रहा है। लेकिन ए को हमने क्या मान रखा है, टी। तो यहाँ पे ए ना लिख के हम क्या कहते हैं, टी हम लिख सकते हैं। वैसे होना तो चाहिए ए इज बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा। लेकिन ए को हमने क्या माना है, टी। तो हमने ए की जगह पे क्या लिख दिया, टी लिख दिया। तो सेम ही लॉजिक हमें यहाँ पे लगा देना है। हमने लॉजिक लगा दिया टी इज इक्वल टू ए, सेमी कॉलम लगाएंगे, फिर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू टी। अब ये स्वैप हो गया। अब स्वैप होने के बाद हमें ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमने हमें प्रिंट करा दिया, प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल टू, हमने मान लिया मॉडुलस, जो वैल्यू है वो डी के अंदर है, मॉडुलस आफ्टर स्वैपिंग। एक बार हम यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहे हैं, ए की वैल्यू को, और यहाँ पे एक बार बी की वैल्यू को। आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, आफ्टर स्वैपिंग बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू लिखिए, ज्यादा पता होगा। यहाँ बी इज इक्वल टू मॉडुलस डी, और ये हो गया बी गेट सी एच, और ये क्लोज। तो हमने यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन में आप ए बी की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग कर ली थी, वो ज्यादा बेटर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी हमने ए की वैल्यू क्या है, 4। हम देखते हैं आउटपुट हमारा कैसे प्रिंट करेगा, या इसका लॉजिक कैसे काम करेगा। हमने ए इज इक्वल टू दे दिया 4 और बी इज इक्वल टू दे दिया 5, यहाँ के अकॉर्डिंग ये तो हमारा एज इट इज प्रिंट करेगा। अब ये स्वैप कैसे होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने मान रखा टी इज इक्वल टू क्या, ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 लिख दिया। अब ए इज इक्वल टू कितना है, बी, ए इज इक्वल टू क्या है, बी, और बी की वैल्यू क्या है, 5 लिख दिया। अब बी इज इक्वल टू क्या है, टी, और टी की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो टी इज इक्वल टू हो गया 4। तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी, 4, बी की वैल्यू क्या थी, 5। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या हो गई, 5, बी की वैल्यू क्या हो गई, 4, और यही हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। अब जो नेक्स्ट इसका है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, सिर्फ 2 वेरिएबल्स, इन्हीं 2 नंबर का यूज करके कैसे हम स्वैप करेंगे, वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप प्रोग्राम सीख सकें।